अब कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे 1945 में शुरू हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा की 4 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली M&M देश की दिग्गज डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपनी में से एक है, जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूवर्स भी बनाती है। नतीजों की बात करें तो आय में 20% की बढ़त देखने को मिली, मुनाफा 19% बढ़ा कंपनी का। वहीं मार्जिन में भी हमने देखा कि बढ़त आई है। नतीजों के लिए और अहम ट्रिगर्स क्या रहे हैं, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही ईवी को लेकर उनके प्लान्स क्या हैं, मौजूदा डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO अमर ज्योति बरुआ जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, नंबर्स इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर ऑपरेशनल फ्रंट पर देखेंगे तो काफ़ी मजबूत आंकड़े आए हैं इस बार। क्या कुछ वजह थी सर, किन फैक्टर्स की वजह से ये ग्रोथ नज़र आई है इस तिमाही? सबसे बड़ा हाईलाइट हमारे लिए रहा है कि हर तीनों सेगमेंट्स ने काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस किया है। ऑटो आप देखें तो रेवेन्यू 21% से अप हुआ है, फार्म 11%। और फार्म में ये जानना जरूरी है कि फार्म में डोमेस्टिक ऑपरेशंस काफी स्ट्रांग रहे हैं। इंटरनेशनल में थोड़ा डिप्रेशन है, ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट वीक है अभी, लेकिन डोमेस्टिक ऑपरेशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं। और सर्विसेज में भी हम महिंद्रा फाइनेंस में भी हमने 17% ग्रोथ देखा है। टेकएम में काफी अच्छे डील विंस रहे हैं। तो रेवेन्यू अभी भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे ओवर टाइम ये डील विंस के कारण वहां पे भी ग्रोथ होगा। और ओवरऑल ग्रोथ जेम्स भी हमारे डबल डिजिट ग्रो किया है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि हर सेगमेंट से ही हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है इस क्वार्टर। ठीक है। और सर, मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमने देखा उस तुलना में काफी एक बड़ी ग्रोथ मार्जिन में भी देखने को मिली है। इसके पीछे की क्या वजह थी और आने वाले क्वार्टर्स के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? देखिए, ऐसा है, स्टैंड अलोन में काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर। एक फैक्टर था जो थोड़ा सा जिसने उसको इम्पैक्ट किया है, वो है हमारा मार्क टू मार्केट लेना पड़ा था हमें। केजी मोबिलिटी करके एक हमारा इन्वेस्टमेंट है कोरिया में, अभी भी जो रिटेन कर रहे हैं हम उसमें शेयर। उसमें अभी कोरियन मार्केट ओवरऑल काफी डिप्रेस हो गया था, जो प्रेसिडेंशियल वगैरह के कारण। तो उसके कारण वो मार्क टू मार्केट ने थोड़ा डिप्रेस किया है। वैसे परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है स्टैंड अलोन में। मैं बोलूंगा ये स्ट्रेंथ ऑटो और फार्म दोनों से आ रहा है। और ऑटो थोड़ा स्टेबलाइज होगा अभी, क्योंकि वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो रहा है अराउंड 52,000 व्हीकल्स के करीब। और फार्म हमारा काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि ईयर ओवर ईयर काफी ग्रोथ रही है। तो अगर फार्म मार्केट इंप्रूव होता रहे नेक्स्ट ईयर और ऑटो स्टेबल रहे इसी लेवल पे, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये लेवल ऑफ मार्जिन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आए या कोई हेडविंड्स नहीं आए और मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक रहे, तो ओवरऑल थोड़ा इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ओके। तो ये है नज़रिया मार्जिन्स को लेकर। लेकिन सर, इस बार हमने देखा कि M&M ने कुछ बदलाव किया है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और उनका कहना है कि चौथी तिमाही से अब जो EV का परफॉर्मेंस है वो अलग से आप रिपोर्ट करने वाले हैं। इसके पीछे क्या रैशनल था सर? देखिए, 2 मेन रीजंस है। एक तो जो ईवी बिजनेस है उसका इनिशियली काफी कॉस्ट रहेंगे, मार्जिन्स वो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के डिप्रेस करेंगे। तो कोई ये ना सोचे कि आइस में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बड़े क्लियरली ईवी एक तरह से एक स्टार्टअप है, तो उस हिसाब से हम क्लियरली आर्टिकुलेट कर सके कि ईवी का इम्पैक्ट कितना है। दूसरी बात है कि हम लोग जो प्रोडक्शन है ईवी का, वो अभी भी ऑटो जो हमारा डिवीजन है वहां पे करेंगे, और वहां से हम ईवी सेगमेंट को बेचेंगे और फिर वो ऑनवर्ड्स एंड कस्टमर को बेचेंगे। तो वो उसका भी इम्पैक्ट, वो जो प्रोडक्शन का इम्पैक्ट भी हमें दिखाना जरूरी है अलग से, ताकि एंड टू एंड ईवी का जो मार्जिन है वो स्ट्रीट को क्लियरली दिखे। और आप जानते हैं महिंद्रा में हम हमेशा प्रीमियम रखते हैं टुवर्ड्स फुल ट्रांसपेरेंसी। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स देख सके क्लियरली हमारा ईवी पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है।
सर इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट कारोबार की बात करें तो घरेलू प्रदर्शन तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इसका, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ी दिक्कतें हैं, कुछ हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक है आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर? देखिए, हमारे ओवरऑल सेंटिमेंट जो है ग्लोबली, मैं बोलूँगा बहुत कम ही पॉकेट्स हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जैसे ब्राज़ील में मोमेंटम है, साउथ ईस्ट एशिया में पॉकेट्स में जैसे थाईलैंड में अभी भी मोमेंटम है, तो वो जनरली मार्केट्स मोमेंटम है। लेकिन हम बहुत अंडर पेनिट्रेटेड भी हैं उन मार्केट्स में, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं बोलूँगा कि ओवरऑल मैक्रो हेडविंड आप देखेंगे यूएस में काफ़ी फार्म इक्विपमेंट मार्केट डिप्रेस्ड है, यूरोप में काफ़ी ओवरऑल है, और जापान तो ओवरऑल आप देखेंगे लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में ही है। तो ये 3 बड़े मार्केट्स में मैक्रो हेडविंड्स में हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जापान में स्ट्रक्चरल इश्यूज हो रहे हैं, जबकि यूएस में टेम्पररी होना चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट्स ईज होंगे, ऑटोमेटिकली फार्म इक्विपमेंट बढ़ेगा, और उससे हमें भी मेन हमारा फोकस रह रहा है कि हम मार्केट शेयर ना लूज करें, ताकि जो स्ट्रेंथ है हमारे फ्रेंचाइज का वहां पे वो मेंटेन हो सके। और मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा रहेगा, और जैसे हमने अनाउंस किया है, हम ओवरऑल इंटरनेशनल पोर्टफोलियो देख रहे हैं कि वहां पे कहाँ पे स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म डिक्लाइन है और कहाँ पे जस्ट टेम्पररी मोमेंटम है, ताकि हम अकॉर्डिंगली एक्शंस ले सकें। अमरज्योति जी, आपने एक्सपोर्ट मार्केट में अभी जापान का नाम भी मेंशन किया है, वहाँ पे भी हम थोड़ा स्लो डाउन तो देख ही रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे आपकी आगे आने वाले समय को लेकर क्या योजना है? क्या वहाँ पर धीरे धीरे आप अपना ऑपरेशन कम करेंगे? देखिए, इसमें अप्रोच ऐसे लेना पड़ेगा, जैसे जापान जैसी मार्केट में टेक्नोलॉजी, उसका बेस्ट पार्ट है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जापान में है ना, वो कहीं और नहीं है अभी भी। बहुत बढ़िया रोबोटिक्स, ऑटोनोमस, एजिंग पॉपुलेशन को कैसे मैनेज किया जाए, वो सब सोचा जा रहा है वहां पे, जो बहुत अलग मार्केट्स में नहीं है। तो जापान में इम्पोर्टेंट है कि हम एक टेक्नोलॉजी प्ले रखें, क्योंकि लेकिन जापान का जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे सिर्फ सेल करने के लिए इतना अट्रैक्टिव आजकल नहीं है, तो हमें कुछ तो स्केल डाउन करना पड़ेगा ऑपरेशंस, और टेक्नोलॉजी पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जापान में ये टेक्नोलॉजी प्ले हम मिस नहीं कर सकते हैं। ये एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट आएगा, और हम चाहते हैं कि वो हम जो ये ट्रेंड है ये हम मिस नहीं करें। तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जो फुटप्रिंट है वो कैसे उसको कंसोलिडेट किया जाए, फोकस किया जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड लेस अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट। सर इस बार थोड़ा बात करते हैं बजट पर, और बजट में जो सबसे बड़े हाईलाइट थी वो ये थी कि कंजम्पशन पर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस था। अब इसको देखते हुए अब आने वाले समय में आप अर्बन कंजम्पशन कैसा देख रहे हैं, वहाँ पर डिमांड कैसी देख रहे हैं, और कार वॉल्यूम्स में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप? हेल्प तो होनी चाहिए। देखिए, दो चीजों का हेल्प होगा, एक तो बजट का, दूसरा ये रेट कट से भी अभी फाइनेंसिंग इजियर रहेगा, थोड़ा आप डाउन पेमेंट भी ज्यादा दे सकते हैं, उसके कारण भी हेल्प होगा हमारे स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे एवरेज प्राइसेस थोड़े हायर साइड पे हैं, क्योंकि एसयूवीज हैं, लार्ज एसयूवीज हैं। सो 3XO जैसे प्रोडक्ट में डेफिनेटली हेल्प करेगा, बोलेरो जैसे प्रोडक्ट में हेल्प करना चाहिए, लेकिन पूरे अक्रॉस द पोर्टफोलियो इतना इम्पैक्ट टैक्स ब्रेक का नहीं होगा जितना इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट होगा। और ये फाइनेंसिंग महिंद्रा फाइनेंस के थ्रू ही हो या कोई और भी फाइनेंशियल के थ्रू, उसका जो इम्पैक्ट होगा उससे भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट क्लियरली सिग्नल कर रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल से अभी कंजम्पशन मॉडल में फोकस करना चाहते हैं, जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर स्ट्रक्चरली साउंड हो तो इकोनॉमी में काफी अच्छा रहता है, आपकी ओवरऑल एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज काफी कम हो जाती है। तो मैं देखूंगा नेट पॉजिटिव ही होना चाहिए। सर 14 फरवरी से कंपनी का प्लान है कि वो अपनी ईवी कार की जो के लिए जो बुकिंग है वो भी शुरू करेंगी। अभी तक किस तरह का रिस्पांस आपको नजर आ रहा है? जनरली जो सेंस है अभी तक मार्केट से कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह रिसीव हुए हैं। कंज्यूमर्स चाहते थे कि वेरिएंट्स अवेलेबल हों डे 1 से, इसीलिए हमने वेरिएंट्स भी एक्सपैंड किया है उसको, वो फीडबैक लेके।
एंड इन जनरल टेक्नोलॉजी जो व्हीकल्स में दी गई है वो बहुत अप्रिशिएट हुई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा होगा कि ईवी में अभी भी एक जो इनिशियल एक्साइटमेंट है वो एक्चुअल बुकिंग में ट्रांसलेट होगा कि नहीं वो तो 14 को ही पता लगेगा, लेकिन ओवरऑल एक्साइटमेंट पॉजिटिव है। चलिए सर, इस पूरे सेगमेंट के लिए और इस बुकिंग के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का रिस्पांस आगे मिलता है। लेकिन हमारे साथ महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ अमरज्योति बरुआ जी बने हुए थे इस खास चर्चा में, अपने नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर और पूरे ऑटो स्पेस में किस तरह की डिमांड नजर आ रही है उस पर बात करते हुए।